गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था अपन पढ़ रहे थे बेटा मोल कंसेप्ट। तो अपन नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। अपना टॉपिक चल रहा था लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। उसमें अपन लेते हैं बच्चों नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा। अब ये डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब समझते हैं। देखो नाम से पता लग रहा है डेफिनेट मतलब कांस्टेंट। देखो बेटा सुनो, ये जैसे अगर मैं बच्चों वाटर लूं, ठीक है, तो वाटर में बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर ध्यान दीजिए तो दो हाइड्रोजन है ना, और एक ऑक्सीजन है। तो इनका मास का जो रेशियो है बेटा क्या आ जाएगा, इनके मास का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ। इनके मास का रेशियो 1:8 आ जाएगा बच्चों। अब एक बात सुनो ढंग से, ये वाटर आप कहीं से भी लो, है ना, चाहे मान लीजिए आपने किसी सी से लिया, किसी रिवर से लिया, ठीक है ना, समझ आ रही है। आपने मान लीजिए वाटर लिया, टेप वाटर समझ, तो नल से लिया, ठीक है। और मान लीजिए आपने जैसे गंगा का लिया, ठीक है ना, गंगा जल, समझ में आ रही बात। तो आप इस वाटर को कहीं से भी लो, चाहे सी से लो, चाहे टैप वाटर से लो, चाहे गंगा जल लो, हमेशा जो वाटर है उस ये जो रेशियो आएगा वो तो हमेशा बेटा फिक्स रहेगा। ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। बोलो बेटा, मॉलिक्यूल में हमेशा क्या होते हैं, हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब देखो बेटा सुनो, आप चाहे इस वाटर को देखो, मान लो डायरेक्ट हाइड्रोजन का कंबर्शन करके बनाया, ठीक है। हो सकता है आपने मीथेन का कंबर्शन करके बनाया हो सकता है बच्चों। हो सकता है C6H12O6 इसका कंबर्शन किया हमने, है ना बेटा। तो यहाँ पे जो भी वाटर बन रहा है, बताओ बेटा, जो भी बन रहा है उस वाटर के मॉलिक्यूल में हमेशा दो हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का होगा ना बच्चों। बोलो बेटा, आप पानी जो आप पी रहे हो वही नरेंद्र मोदी पीता है, वही कैटरीना कैफ पीती है, वही अमिताभ बच्चन पीता है। बोलो बेटा, जो हम वाटर पी रहे हैं सारे वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगी बच्चों। अब चाहे वो वाटर बीकानेर का है, चाहे वो यूएस का है, चाहे वो इंग्लैंड का है, वो कहीं का भी है, अलग होता है क्या बच्चों। अरे एक ही तो वाटर होगा ना। बोलो बच्चों, बोलो। तो अपन क्या बोलेंगे देखो, अब देखो बेटा सुनो, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन method of preparation and type of source। बोलो बच्चों, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर एंड टाइप ऑफ सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आई बात। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ बेटा देखो ये वाटर है, तो 2 into 1
प्लस 16, टोटल 18 हो गया क्या? तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा इसमें हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 हो गया। फिर देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, ये हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा ना बच्चों? चेंज हो जाता है क्या? वाटर चाहे आप अपने घर में जो पी रहे हो और चाहे जो मैं मेरे घर पे पी रहा हूँ या चाहे नरेंद्र मोदी पी रहा है, सारा वाटर एक ही जैसा ना बच्चों? बोलो बेटा, सारा वाटर एक ही जैसा है। तो इसका मतलब जो प्रोपोर्शन है वो क्या है बच्चों? बताओ, जो प्रोपोर्शन है वो क्या है? वो कांस्टेंट है कि नहीं है? आ गया समझ में? ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, एक बात बताओ, क्या अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने वाटर को बनाने के लिए, है ना, एक बार बेटा ये आइसोटोप यूज लिया, ठीक है, और एक बार मैंने हाइड्रोजन का ये आइसोटोप यूज लिया। समझ में आया? समझ में आ रही है? आइसोटोप पढ़ाए थे बच्चों मैंने आप लोगों को, आइसोटोप पढ़ाए थे इसी चैप्टर के अंदर। बोलो, अब बताओ, अगर मान लो मैं ये आइसोटोप काम में लूं, तो क्या अब मास परसेंटेज फिक्स रहेगी क्या? क्या अब मास परसेंटेज फिक्स रहेगी बच्चों? अब नहीं रह सकती। देखो बेटा क्यों नहीं रह सकती, ध्यान से सुनो, क्योंकि 1H1 में हाइड्रोजन का मास 1 था और 1H2 में हाइड्रोजन का मास कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया ना। और 1H3 में कितना हो गया? देखो बेटा 3 हो गया ना। तो मास चेंज हो रहा है ना। देखो यहाँ तो कितना आएगा, देखो 2 प्लस 16, ये आया 18। यहाँ देखो 2 इंटू 2, ये कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। और यहाँ देखो 2 इंटू 3 प्लस 16, ये 22 आ गया। ये समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये रूल कब एप्लीकेबल नहीं हुआ? अगर आपने किसी कंपाउंड को बनाने में किसी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप यूज किए। ये समझ आई बात? बोलो बेटा, हाइड्रोजन के आइसोटोप बताए थे, बोलो समझ में आ गया क्या? भी जब मास अलग अलग आ रहा है तो मास परसेंटेज भी अलग अलग आएंगे ना बच्चों? बोलो, क्लियर है सबको? ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि दिस रूल इज नॉट applicable when we use different isotope of particular element for the preparation of particular compound। बोलो बच्चों, तो अब ये रूल नहीं लगेगा। वैसे देखो, जब भी आप आइसोटोप यूज करोगे ना तो फिर रूल लगेगा ही नहीं, फिर कोई सा भी रूल नहीं लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं अपन लॉ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जो रूल है ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ रहे हो ना? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या क्या है ये रूल बताओ? ऐसे देखो बेटा सुनो, मैंने ये लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इधर लिया मैंने। तो देखो बेटा 2H2, इसका मास हो गया 4 ग्राम, इसका हो गया 32 ग्राम, तो ओवरऑल इधर हो गया 36 ग्राम।
और इधर 2 इंटू 18, इसका भी कितना आ गया बच्चों बताओ, 36 ग्राम। बताओ बेटा, जितना मास पहले था उतना का उतना मास बाद में ना, बोलो बच्चों। यानी ना तो मास डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ, नहीं माना बच्चों। हाँ ये जरूर है कि पहले मास की फॉर्म अलग थी, अब फॉर्म हमने चेंज कर दी। पहले जो था मास वो गैसियस फेज में थे दोनों, बोलो बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसियस फेज में। और अब जो वाटर बना वो कौन से फेज में आ गया बताओ, बताओ बेटा, वो कौन से फेज में आ गया बताओ, लिक्विड फेज में आ गया। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया हमने। तो अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों, देखो क्या, मास mass can neither be created nor be destroyed, है ना, in a chemical reaction। बोलो बच्चों सही बात है, in a chemical reaction और physical reaction। बोलो समझ में आया। बट it is converted from one form to other form। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई, आगे क्या, अब बताओ बेटा, क्या ये रूल न्यूक्लियर रिएक्शन पे लगता है क्या बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन पर ये रूल लगता है क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन समझते हैं बच्चों। अभी हमने केमिकल और फिजिकल लिखी है ना, हम बात कर रहे हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी और मास दोनों का कंजर्वेशन होगा बच्चों। ये ऐसा पढ़ा आप लोगों ने एक इक्वेशन, बोलो बेटा, डेल्टा ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। बोलो बच्चों, पढ़ी हुई है, याद कीजिए, आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी थी आप लोगों ने, है ना, पढ़ा है बच्चों। तो यहां हम क्या कहते हैं कि दोनों का एक साथ कंजर्वेशन होता है बच्चों, क्लियर है। अब एक चीज बताओ बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये इस तरह से देता है बेटा, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, ये मैंने 10 ग्राम लिया, ठीक है बेटा, और मुझे ये 4.4 ग्राम मिला, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन क्विंटल, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन क्विंटल बताना बच्चों, बताओ बेटा, क्विंटल में बताओ, कौन बताएगा। क्विंटल में बताओ बच्चों, ये आएगा बच्चों 5.6 इंटू 10⁻⁵। देखो बेटा, ये तो कंफर्म हो, इसका मास कितना आएगा 10 - 4.4,
यानी ये आ गया 5.6 ग्राम। अब बस हमें करना क्या है बच्चों, देखो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ये 5.6 ग्राम है, तो इसको बेटा मैं ऐसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिवाइडेड बाई 1000। अब बताओ आपको इतना पता है क्या कि 1000 kg इक्वल्स टू 1 क्विंटल होता है बच्चों, होता है बच्चों, होता है। तो आप मुझे बताओ कि आपको पड़ेगा 5.6 इंटू 10⁻³ तो ऐसा करना पड़ेगा, बोलो करेंगे, करेंगे बच्चों। तो कितना आ गया बताओ, 5.6 10⁻⁵। बोलो ये समझ में आ गया, अरे समझ में आया बच्चों। 1 kg में क्विंटल यहां से निकाल लोगे ना कि 1 kg में क्विंटल कितने हो गए, ये हो गए कि नहीं हो गई, बोलो समझ में आ गया। अब बताओ बेटा एक चीज बताओ मेरे को, मैं अगर कहता हूं कि व्हाट वेट ऑफ BaCl2 would react with 24.4 gram sodium sulfate to produce 46.6 gram barium sulfate and 23.4 gram of sodium chloride। ठीक है बेटा, ये बताना है हमें, ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बता दो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बोलो बच्चों, क्या करना है, देखो बेरियम क्लोराइड किसके साथ ये कर रहा है, व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड रिएक्ट विथ, देखो ये जो बेरियम क्लोराइड है वो Na2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, ठीक है, और बना क्या रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना रहा है बच्चों, बना रहा है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि आपको इसका वेट बताना है, तो 24.4 ग्राम, इसका 46.6 ग्राम और इसका 23.4 ग्राम। तो अपन कह सकते हैं बच्चों x प्लस 24.4 46.6 एंड 23.4। बोलो बच्चों सोल्व कर लेंगे क्या, सोल्व करेंगे बच्चों, आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, आ गया सबको समझ में, आ गया बच्चों समझ में, बोलो ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, देखो एवोगैड्रोस रूल, एवोगैड्रोस रूल है ना। अब इस रूल को समझो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और काम भी काफी आएगा आपकी। तो एवोगैड्रोस रूल क्या है, देखो बेटा सुनो, हमारे पास एक है ना, एक इक्वेशन होती है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन। अभी एक बार आप इसको याद रखो, ठीक है ना, लेटर ऑन मैं इसको स्टेट ऑफ मैटर में इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है ना।
आंचल किसमें मोल निकालना है बेटा? ऊपर वाले में मोल क्यों निकालना है? जरूरत ही नहीं है ना। रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। मोल निकालने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आंचल सुन रहे हो आप? आंचल बेटा मास देखना हमें, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड का। मोल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा वो फिर क्या हो जाए, रिया पूनिया। बेटा क्यों करेंगे 23.4 को मल्टीप्लाई 2 से? अरे क्यों करेंगे? फिर मास का कंजर्वेशन कैसे होगा? 23.4 तो मास है, मैंने मोल थोड़ी ना बोला है। आगे जो नंबर लिखे होते हैं वो मोल के हैं, और मैंने मोल थोड़ी नहीं दिया है, मैंने तो मास दिया है ना बेटा। बोलो आप एक बात बताओ। अभी जैसे हमने ये लिया, देखो एग्जांपल, ये देखो 2H2। तो मैंने क्या किया है, देखो 4 ग्राम एंड 32 ग्राम, और वो 2 इंटू 18। तो जो ऑलरेडी आपको मास दिया है ना, उसने सारा कुछ मल्टीप्लाई करके ही दिया है, आपको कुछ नहीं करना। अरे समझ में आई क्या बात बेटा? बोलो। आंचल समझ में आ गया? आंचल समझ में आया बेटा तेरे को? एक बात बता बेटा, मोल क्यों निकालना है जब जरूरत ही नहीं है? मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें तो। हमने रूल क्या पढ़ा है? हमने बोला मास कंजर्वेशन। तो इधर का मास उधर का मास बस बराबर करना है। मोल की जरूरत कहां पड़ी इसमें? एक बात बता, जैसे सपोज अगर मैं ये कहता हूं ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये CO2 है। इधर मास 100 ग्राम है, इधर 56 ग्राम है, और इधर 44 ग्राम है। अब देख, इसका ये मास और ये मास इक्वल है ना? हेडिंग ही क्या डाली हमने? हमने मास कंजर्वेशन डाली है, मोल तो डाली नहीं। हाँ मैं देखो, एवोगैड्रोस रूल पे आ जाओ। हमने लिखा है बच्चों पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इस इक्वेशन को अपन, चैप्टर आएगा अपना एक केमिस्ट्री के अंदर, स्टेट ऑफ मैटर, उसमें पढ़ेंगे बच्चों। इसमें देखो बेटा सुनो, क्या है कि मान लीजिए मेरे पास दो अलग अलग गैसेस ए और बी है, ठीक है बेटा। इनका मैंने प्रेशर लिया पी ए और पी बी, ये इक्वल है, ठीक है बेटा। इनका मैंने वॉल्यूम लिया वी ए वी बी, ठीक है। एक काम करता हूं, इनका मैंने टेम्परेचर लिया टी ए टी बी, ठीक है बेटा, ये लिया मैंने। और आर जो बेटा यहाँ पे होता है ना, वो कांस्टेंट होता है बच्चों। आर यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो फिर अपना आप ही दोनों के लिए बराबर ही होगा। तो बेटा इस कंडीशन में दोनों में मोल भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। दोनों में मोल भी इक्वल आएंगे। देखो कैसे, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपने ये बोला पी ए वी ए, पी बी वी बी, एन ए आर टी ए, है ना, एन बी आर टी बी। अब मुझे बताओ, पी ए पी बी बराबर कैंसिल, वी ए वी बी बराबर कैंसिल, टी ए टी बी बराबर कैंसिल, आर आर, ये तो देखो बेटा एन ए और एन बी बी क्या आ गए, बराबर आ गए क्या? बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? तो अपन ऐसा बोलेंगे कि देखो बेटा, when two or more gases
are taken in similar condition of pressure and temperature, then equal volume of these gases have equal number of moles or molecules। देखो बेटा, मोल्स और मॉलिक्यूल्स दोनों इक्वल होंगे, ऐसा कैसे? आप मुझे बताओ, जब मोल इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल आएंगे क्या? जब मोल्स इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स इक्वल आएंगे ना? क्यों आएंगे? देखो, मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं बच्चों? मोल से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना। जैसे देखो बेटा, सुनो, मान लीजिए मेरे पास, देखो बेटा, मीथेन, अमोनिया, ठीक है, और मान लीजिए ये C2H6, ये 3 गैसेस हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी समझते हो बच्चों? एसटीपी समझते हो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm। तो मैंने बेटा इनका इक्वल वॉल्यूम काम में लिया, है ना बच्चों? लिया बेटा, सबका 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है ना? तो जो मोल आपके मीथेन के आएंगे वही अमोनिया के आएंगे और वही एथेन के आएंगे। मोल्स ऑफ मीथेन, मोल्स ऑफ अमोनिया एंड मोल्स ऑफ एथेन। समझ में आया? आप मुझे बताओ, जब आपको एसटीपी पर वॉल्यूम दिया हुआ रहता है तो आप मोल कैसे निकालते हो बच्चों? बताओ, एसटीपी पर जब वॉल्यूम दिया रहता है तो आप मोल कैसे निकालते हो बच्चों? बताओ। डिवाइडेड बाय 22.4, डिवाइडेड बाय 22.4, तो सबके 1 मोल आएंगे बच्चों। बोलो बेटा, सबके 1 मोल आएंगे। अब देखो, अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता जाता हूं, है ना, अगर मैं इनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा क्या बच्चों? देखो, ये तो हो गए मोल्स और ये हो गए मॉलिक्यूल्स, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, क्या इनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो सकते हैं क्या? क्या इनमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है क्या इस केस में? बेटा नहीं है। देखो, अगर अपन बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, ठीक है, तो मुझे बताओ, देखो अब क्या करना पड़ेगा, ये इनके मॉलिक्यूल है। मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बताओ? मीथेन के एक मॉलिक्यूल में बेटा 5 है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। फिर देखो, यहां देखो बच्चा, ये इंटू एन। अब बताओ यहाँ क्या है? 4 है, और यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या है? 8 है ना? तो क्या अब ये वैल्यूज सिमिलर है क्या? अब ये वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो समझ में आ गया बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आ गया क्या? आ गया सबको? क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, एक कंसेप्ट आता है वेपर डेंसिटी
और रिलेटिव डेंसिटी। बेटा ये वेपर डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव का मतलब समझते हो? जब भी बच्चों रिलेटिव वर्ड लिखा होगा इसका मीनिंग क्या होगा, कौन बताएगा? रिलेटिव का मतलब हमेशा आपको रेशियो लेना होता है। रिलेटिव का मतलब हमेशा बच्चों आपको रेशियो लेना होता है। समझ आया मामला? बोलो बेटा। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो क्या, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हो बच्चों फिजिक्स में? रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी पढ़ते हो? अच्छा एक बात बताओ, आपने जैसे कंपेयर करते हो ना कि वो बच्चा तुम्हारे कंपैरिजन में इतना इंटेलिजेंट है या इतना वीक है। रिलेटिव का मतलब समझ आ गया बच्चों? देखो तो रिलेटिव डेंसिटी बेटा क्या है, आपको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ ए गैस ए एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस बी। समझ आ गया मामला? बोलो बच्चों, मैं ऐसा बोल सकता हूं, डेंसिटी ऑफ ए गैस ए एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस बी। एक बात बताओ बच्चों, इस दुनिया की सबसे हल्की गैस कौन है? बताओ, इस दुनिया की सबसे हल्की गैस कौन से है? हाइड्रोजन है। तो जनरली बेटा अपन रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं बच्चों। समझ में आ रही बात? जनरली हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी गैस की डेंसिटी को किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं बच्चों? बोलो बेटा, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। देखो तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो वेपर डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ ए गैस और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? बोलो बच्चों क्यों? क्योंकि अपन कहेंगे हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस ऑफ नेचर। बोलो बच्चों, हाइड्रोजन नेचर की सबसे लाइटेस्ट गैस है बच्चों। अब बेटा एक चीज को समझना ढंग से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा निकल के आएगा बेटा। देखो ये हमने क्या पढ़ा था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा था बच्चों, ठीक है? अब बताओ, अगर अपने को किसी के मोल निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, है ना बच्चों? मोल कैसे निकालते हैं बच्चों? निकालना सिखाया था, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। यहां से देखो बेटा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इस W बाई V को बोलो बेटा क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? तो बेटा क्या मैं इसको डेंसिटी लिख सकता हूं? ये DRT आ गया मेरे पास, यहां से B क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? PM अपॉन RT आ गया बच्चों। इतना समझ में आया? पहले यहां तक समझ में आया क्या बच्चों? बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? बोलो बेटा, हमने मोल की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ले लिया, मॉलिक्यूलर मास को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखो डी ऑफ गैस एंड डी ऑफ H2, है ना? और वो कब वो करेंगे बच्चों? आपके कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। बेटा जब भी दो चीजों में कंपेयर करना है तो आपको कुछ चीजें कांस्टेंट करनी पड़ेगी ना। मान लो आपको दो बच्चों की इंटेलिजेंसी चेक करनी है सपोज, तो ऐसा करोगे क्या कि एक बच्चे का तो बायो के नंबर देखे और एक बच्चे के फिजिक्स के नंबर देखें? क्या ये सही है?
और अगर ऐसा किया तो 90% कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट होगा? बताओ बच्चों, बायो वाला ही होगा, कंफर्म है, बायो वाला ही होगा। अब दोनों में अगर कंपेयर करना है तो दोनों का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? या तो दोनों को बायो में कंपेयर करो या दोनों को फिजिक्स में कंपेयर करो। सही बात है ना? बोलो बेटा। तो इसका मतलब कंडीशन क्या करेंगे कि हम प्रेशर और टेम्परेचर की सिमिलर ले लेते हैं। बेटा समझ में आ गई बात? तो मुझे बताओ, देखो क्या करोगे। P हमने लिख दिया m ऑफ गैस, R T, ठीक है। नीचे क्या लिखा? P m ऑफ हाइड्रोजन एंड RT। देखो बेटा, P और T सिमिलर है ना, तो ये तो कट जाएंगे ना बेटा? बोलो, ये तो कट जाएंगे क्या? तो मुझे बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों? बताओ। 2 होता है। तो यहां से बताओ बेटा कि मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस कितना आ गया? क्या ये आ गया? क्या आ गया बच्चों? बोलो। ये 2 कहां से लाया? समझ में आया क्या? बोलो बेटा। 2 क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। तो किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट उसके वेपर डेंसिटी का क्या होता है बच्चों? डबल होता है। मान लो किसी की वेपर डेंसिटी 30 है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा बच्चों? 60 आ जाएगा क्या? क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों। ये काम का कंसेप्ट है, काफी काम आएगा आपके। चलें आगे बच्चों। बोलो बेटा, आगे चलें। एक चीज देखो बेटा, आपको याद रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या? देखो बच्चों सुनो, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी ये आती है बच्चों 0.089 ग्राम पर लीटर। हाइड्रोजन की डेंसिटी एसटीपी कंडीशन पर ये आ रही है बच्चों 0.089 ग्राम पर लीटर है बच्चों। बोलो। ये बेटा याद रखनी पड़ेगी, कैलकुलेट की हुई है तो जो है वो आपको लर्न कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? देखो बेटा, आपके पास ये फॉर्मूला है बेटा, है बेटा, पीएम इक्वल्स टू डी आर टी। प्रेशर की वैल्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग 1 atm रखेंगे। मास की वैल्यू कितनी रखेंगे? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? 2। टेम्परेचर 273 केल्विन और आर की वैल्यू 0.082। तो रख के सोल्व करेंगे तो क्या मेरे पास डेंसिटी आ जाएगी बच्चों? बोलो बेटा, डेंसिटी आ जाएगी? अब देखो, मेरे हिसाब से आप इसको लर्न कर लो, है ना? अच्छा एक बात हो बच्चों, अगर ये डेंसिटी मैं आपको ग्राम पर ml में पूछूं तो क्या आएगी बताओ? ग्राम पर ml में पूछूं तो क्या आएगी? कौन बताएगा? आंचल क्या कर रही है बेटा? वेरी गुड। देखो बेटा, अभी हमने ग्राम पर लीटर में फाइंड आउट किया ना, ग्राम पर लीटर में। एक बात बताओ बच्चों, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। तो बोलो बेटा, ये नहीं आ जाएगा क्या? ये नहीं आ जाएगी क्या? कितनी तो आएगी? बोलो। अरे डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे ना। कुछ बच्चे 89 बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो यार। रोहित व्यास, समझ में आया तेरे को? बोलो बच्चों,
क्लियर है? अब देखो बेटा एक बात सुनो ढंग से। अब हाँ बेटा रोहन, क्या है बोलो। रोहन आपने हैंड रेज किया है, अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। हाँ जी भैया। अब सुनो बेटा, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ a gas is 0.00445 gram per ml. Then find out molecular weight of this gas. बताओ बच्चों। Then find out molecular weight of this gas. एक बात बताओ बच्चों, कैसे करोगे? आपको बेटा डेंसिटी दी हुई है, दी हुई है बेटा, किसकी दी हुई है? किसी पर्टिकुलर गैस की। तो पहले तो आप क्या करो, वेपर डेंसिटी निकालो। वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे? डेंसिटी ऑफ गैस एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे क्या? तो देखो बेटा 0.00445 डिवाइडेड बाय 0.00089, ये मैं कहां से लाया बच्चों? ये मैं कहां से लाया? ये पता है क्या? हाइड्रोजन की डेंसिटी देखो ये पड़ी ग्राम पर एमएल में, पड़ी है क्या? तो सोल्व करूंगा बेटा, तो मेरे पास सोल्व करने पर 50 आ गया। तो वेपर डेंसिटी अगर 50 आया तो बताओ बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस क्या आएगा? 50 इंटू 2, बोलो बेटा 100 आ जाएगा क्या? समझ में आया? आ गया क्या? बोलो बच्चों। अब बताओ, आपसे सिंपल से क्वेश्चन कहता हूं कि वेट ऑफ 1 लीटर गैस is 2 gram, then find out its molecular weight. बताओ बच्चों, then find out its molecular weight. इस बार आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ध्यान से देखो और बताओ बच्चों। 1 लीटर गैस का मास क्या हो गया? आपको 1 लीटर गैस का मास दिया हुआ 2 ग्राम, इसको क्या बोल सकते हैं आप? वेरी गुड भव्या, वेल डन शीतल, बहुत बढ़िया बेटा। क्या ये डेंसिटी है? क्या ये डेंसिटी है बच्चों? बोलो। आपको 1 लीटर का मास दिया हुआ ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो बेटा सबसे पहले वेपर डेंसिटी क्या आएगी? वेपर डेंसिटी आ जाएगी क्या? 2 अपॉन 0.089, सोल्व करने पर ये आएगा 22.4 आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा? 22.4 इंटू 2 44.8 आ जाएगा आपका। बोलो बेटा 44.8 आ गया क्या? बोलो बच्चों, सबको समझ में आया? आगे चलें बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, देखिए
vapor density of a mixture of NO2 and N2O4 is 40, है ना, of a, ऐसे कर लो बेटा, 100 mole mixture of NO2 and N2O4 is 40. Then calculate moles of NO2 and N2O4 in the mixture. बताओ बच्चों, vapor density of a 100 mole mixture of NO2 and N2O4 is 40. Then calculate moles of NO2 and N2O4 in the mixture. कैसे करोगे बताओ? बोलो बच्चों। कैसे करेंगे? देखो बेटा, कैसे करेंगे समझते हैं बेटा। सबसे पहले बताओ, आपको इसने क्या दिया है? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, दिया हुआ बच्चों। तो बताओ कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? 40 इंटू 2, 80 हो गया क्या बच्चों? ये समझ में आया? आपको मिक्सचर का वेपर डेंसिटी गिवन है ना? अब देखो बेटा सुनो, अपने को क्या कह रहा है कि बेटा NO2 एंड N2O4 दोनों मिला के 100 मोल है। ऊपर बोला देखो, एक काम करो, इसके अगर x मोल है तो इसके कितने हो गए बच्चों? 100 माइनस x मोल हो गए क्या? हो गए बच्चों? बोलो, हो गए क्या? अरे बात समझ में आई? एक के मैंने x मान लिए तो दूसरे के अपने आप 100 माइनस x हो गए। अब बेटा मैं कह सकता हूं, देखो मास ऑफ NO2 एंड मास ऑफ N2O4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ मिक्सचर। क्या सही है? NO2 और N2O4 का आप मास जोड़ देंगे ना, वो अपने आप ही किसका मास आ जाएगा? मिक्सचर का मास आ जाएगा ना बच्चों? यही तो आएगा ना बेटा, मिक्सचर में ये दो ही है। तो मुझे बताओ NO2 के मोल x है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 46 होता है क्या बच्चों? देखो नाइट्रोजन का 14 और इसका 32, 46 आ गया क्या? तो NO2 के एक मोल का मास 46 है, 100 मोल x मोल का कितना हो जाएगा बच्चों? 46x प्लस इसका आपने कितना लिया? -x मल्टीप्लाइड बाई 92 करूंगा क्या? N2O4 का 92 आता है बच्चों। मास ऑफ मिक्सचर कैसे बताएंगे? मिक्सचर के मोल कितने हैं? 100 है, और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट बताओ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर 80। सोल्व कर लेंगे क्या? बोलो बच्चों, x की वैल्यू निकाल लोगे क्या? क्वेश्चन समझ में आया? देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ो, आपको ये कहता है कि NO2 N2O4 दोनों मिला के 100 मोल है, तो एक को x मान लो, दूसरा अपना आप 100 माइनस x हो गया। अच्छा, इसने मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दे रखी है 40, तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? जस्ट इसका डबल, तो 40 इंटू 2 80 हो गया बच्चों। बोलो। अब देखो बेटा, आपने क्या किया? NO2 का x मोल, तो एक मोल का मास
अगर 46 है तो x मोल का क्या हो जाएगा 46 इंटू एक्स, और N2O4 के 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स इंटू 92। सोल्व कर लेंगे बेटा, निकाल लोगे क्या, निकालोगे बच्चों, बोलो बेटा, आया क्या समझ में? ठीक है, चलिए बच्चों अब अपन एक नए टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। देखो क्या, एक टॉपिक लेते हैं बच्चों अपन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, ये हमें सीखना है बच्चों। ये क्या होता है इसको समझते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले मैं लेता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है, इट indicates exact number of different atoms, ठीक है। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इट indicates simple ratio of different atoms। क्या मतलब हुआ, समझो बच्चों। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं बेटा, मेरे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। तो इसका मतलब ये ग्लूकोज का बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब इसमें 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन। अब बताओ बेटा, अगर मैं ये बोलूं, इसको सिंपल रेशियो ले लूं, सिंपल रेशियो ले सकते हैं बच्चों। देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 6 12 6, तो रेशियो क्या आ गया बच्चों 1:1 आ गया। तो ये इसका कौन सा फॉर्मूला गया बच्चों, बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया क्या, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हुआ और इंपेरिकल फॉर्मूला बता दिए मैंने दोनों। समझ में आया बात, बोलो बेटा। अब एक बात बताओ, देखो अगर आप इस CH2O और C6H12O6 है ना, ध्यान दीजिए, अगर आप इसका देखो मास निकालो, तो इसका मास आएगा बच्चों 30 और इसका मास आएगा 180 आ रहा बच्चों। इसका मतलब बताओ कि ये जो 30 और 180 मैं कह सकता हूं मल्टीप्लाइड बाई 6, बोलो बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया है क्या। तो एक बार बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और मैं ये n कैसे निकालूंगा, देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय आपका इंपेरिकल फॉर्मूला वेट मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, ऐसा लिखेंगे क्या, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे, देखो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट 180, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट 30, और ये क्या CH2O है, इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये 6 आया, तो देखो बेटा क्या आ गया 6CH2O। इसको जब आप लिखोगे C6H12O6 आ जाएगा, आ जाएगा क्या, ये समझ में आया बच्चों, बोलो बेटा, ये समझ में आया यहाँ तक। ये मैंने क्यों लिखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो n टाइम ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला होता है बच्चों, बोलो समझ में आया क्या। आगे चलें बच्चों, आगे चलें। अब देखो बेटा ध्यान दीजिए, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। देखो क्या, वो कहता है कि एक कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड में
क्या कह रहा है कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन वो है 75% एंड मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है वो है 20%। इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला आपको बताना है बच्चों, ठीक है। एक कंपाउंड है जिसमें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन 75 एंड मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 25। कैसे करेंगे बच्चों? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए। आप मुझे बताओ, आपको मास दिया हुआ है तो मास से मोल निकाल दोगे क्या? मास से मोल निकाल लेंगे? बोलो बेटा, मास से मोल निकाल लेंगे क्या? बोलो। एक बात बताओ बच्चों, ध्यान दीजिए। ये जो फॉर्मूले लिखे होते हैं ना, जैसे ये है, ध्यान दो, ये लिखा हुआ सपोज, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कार्बन के 6 मोल, हाइड्रोजन के 12 मोल, ऑक्सीजन के 6 मोल है, सारे के सारे एटम की फॉर्म में है ना बच्चों? अरे समझ में आ रहा है क्या? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6। तो देखो करना क्या बेटा, सुनो। सबसे पहले आप क्या करो, देखो बेटा, एलिमेंट लिखो, ठीक है, और उनकी परसेंटेज लिखो। देखो कार्बन और हाइड्रोजन 75%, 25% लिख दिया बच्चों। अब देखो बेटा, अब इनके मोल निकालो। मोल कैसे निकालोगे? मोल निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है बच्चों। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, इनको किससे डिवाइड करना है? एटॉमिक वेट से। शीतल वेरी गुड बेटा, एटॉमिक वेट से। किसी को ये तो दिक्कत नहीं है कि सर मॉलिक्यूलर वेट से क्यों नहीं किया? अरे किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मॉलिक्यूलर वेट से करेंगे बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? बोलो, एटॉमिक वेट से ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप मुझे बताओ, H12 है तो ये H12 मतलब आपको 12 हाइड्रोजन के एटम बोल रहे ना, ऑक्सीजन 6, इसका मतलब 6 ऑक्सीजन के एटम है। तो हम डिवाइड किससे करेंगे? बोलो बच्चों, एटॉमिक वेट से करेंगे ना। अरे इसमें कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो ऑक्सीजन की जगह मान लो अगर उसने डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर वेट से तो गलत आएगा। अब देखो बेटा सुनो, क्या आया, इसको सोल्व करने पाया बच्चों 6.25 और इसको आया, ये तो 25 आएगा। अब मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि मोल ऑफ कार्बन एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन, देखो बच्चों 6.25 एंड 25, तो ये क्या आ गया, 1:4 आ गया बच्चों। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? इसका जाएगा CH4। समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, इनके मोल का रेशियो 1:4 आना चाहिए क्या? बोलो, ठीक है, आगे चले। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड में 40% है ना, बाई मास है, ठीक है। फिर आपकी 53.3% ऑक्सीजन बाई मास है, ठीक है, और 6.67% हाइड्रोजन बाई मास, ये दिया हुआ बच्चों, ठीक है। अब क्या कहता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड 90 है, तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना पड़ेगा। एक कंपाउंड के अंदर 40% कार्बन बाई मास, 53.33% ऑक्सीजन बाई मास, 6.67% है ना, आपको दिया हुआ बच्चों। आपको इसमें क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी भी गिवन है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
आप बता दीजिए बच्चों, फटाफट सोल्व करो बेटा इसको। वेरी गुड सुब्रतो, आंचल अरोड़ा, बहुत बढ़िया बेटा। देखो कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे देखो बेटा, चलो आप सबसे पहले एलिमेंट लिख लो, फिर लिख लो मास परसेंटेज। देखो कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। देखो कार्बन का है 40%, हाइड्रोजन का है 6.67 और इसका 53.33। तो मास हमें आ गई, तो हम बच्चों मोल निकाल सकते हैं। देखो बेटा क्या ये करेंगे, अब बताओ बच्चों, ऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा, 16 से या 32 से? 16 से। आप देखो बेटा, आप मोल O के निकाल रहे हो, ना कि O2 के, समझ रहे हो क्या? आप मोल O के निकाल रहे हो, है ना बेटा? तो देखो इसको सोल्व करने पे बेटा ये आया 3.33, ये आया 6.6 और ये आया 3.33। आ गया बच्चों? आप बताओ ये 3.33, 6.66, 3.33, तो बताओ इनका मोल रेशियो क्या आ गया बताओ? 3.33, 6.66 एंड 3.33। तो रेशियो ये आ गया क्या बच्चों? 1:1। आ गया क्या बच्चों? बोलो बेटा। अब बताओ, ये सिंपल रेशियो आ गया, है ना? तो बच्चों ये क्या आया? इसका सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो से हमें क्या मिलेगा? सिंपल रेशियो से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। मिल गया बच्चों? सिंपल रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला मिला। अब देखो बेटा सुनो, आपको क्या कहता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड 90 है, तो बताओ बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड 180 हो गया। अब बेटा हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिवाइड बाई 30। ये 30 कहां से आया बच्चों? देखो CH2O का मास कितना होगा? CH2O का मास क्या होगा? 32 होगा ना? तो कितना आ गया बच्चों? ये 6 आ गया। इसका मतलब देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा 6 टाइम ऑफ CH2O। बोलो बेटा ये बन जाएगा क्या? अरे ये समझ में आ गया बच्चों? बेटा समझ में आया क्या? अब बताओ एक अगला क्वेश्चन बताओ। देखो एक कंपाउंड है, इसके अंदर देखो 50% X, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 10। 50% Y और इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 20। तो बताओ बच्चों इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। बताओ बेटा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। बहुत ही आसान है बेटा, बैंकर वाला आसान है ये तो। देखो आपको क्या क्या दे रहा है, एलिमेंट और इनकी मास परसेंटेज। एलिमेंट दिया X एंड Y, दिया बच्चों इसका 50%, 50%। तो बताओ मोल कैसे निकालोगे? 50/10
और 50/20, ये 5 आ गया, ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 2.5 आ गया बच्चों। तो बताओ कि मोल ऑफ x एंड मोल ऑफ y, 5 डिवाइडेड बाई 2.5, यानी रेशियो क्या आ गया बच्चों, 2:1, यानी x के 2 मोल, y का 1 मोल। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? आपको जो परसेंटेज देता है बेटा, उस परसेंटेज से क्या करना है, उससे मोल ही तो निकालना है। उस परसेंटेज से क्या निकालेंगे बेटा, मोल निकालेंगे। ठीक है, अब बेटा ये वाला क्वेश्चन बताओ, आप ये कैसे करोगे आप बताओ। देखो ये कहता है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन टू ऑक्साइड of metal capital M is 22.53 and 30.38% respectively। ठीक है, ये कहता है कि if the formula of first oxide is MO, then formula of second oxide will be। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बताओ कैसे करोगे। पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला इसने दे रखा है, इसने एमओ। बताओ बच्चों, करो बेटा। वेरी गुड शीतल, सोल्व कर लिया आपने, बहुत जल्दी किया है। वेरी गुड साइना गुप्ता, वेल डन बेटा, वेल डन भव्या जाखड़ा। वेरी गुड अरुणा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा कैसे करेंगे, जिन बच्चों से नहीं हुआ वो थोड़ा देखे। देखो बेटा, हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला इसने दे रखा है, एमओ है, ये तो दिया हुआ है। और इसमें क्या कहता है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन टू ऑक्साइड ऑफ मेटल एम इज 22.53 एंड 30.38% रेस्पेक्टिवली। इफ द फॉर्मूला फर्स्ट ऑक्साइड इज एमओ, तो बेटा इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी दे रखी है, 22.53 दे रखी है बच्चों। बोलो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ कैसे करेंगे इसको, समझो इसको ढंग से। कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि when mass of oxygen is 20.53, then mass of compound will be, बोलो बच्चों 100 होगा क्या, होगा बच्चों। परसेंटेज किस में निकलती है, बोलो बच्चों 100 में निकालते हैं। अब ये आता बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यही बात कि when mass है ना, when mass of oxygen is 1, then कितना हो जाएगा बच्चों, 100/22.53 आ गया बच्चों। एक बात बताओ,
इसके फॉर्मूले में आपको एक ऑक्सीजन दिख रही है क्या? इसके फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन दिख रही है क्या? इसका मतलब ऑक्सीजन का मास बताओ कितना होगा इसके अंदर? ऑक्सीजन का मास बताओ बच्चों कितना हो गया फिर? अरे बोलो रे। एक ऑक्सीजन दिख रही है तो 16 है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जब मास आपका 16 होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 100 अपॉन 22.53 इंटू 16। सोल्व करने पर हमें पता लग गया कि इस MO का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना आ गया? 71 आ गया ना? आ गया बच्चों? बोलो। अरे समझ में आया? और ऐसे अगर नहीं करना चाहते हो तो देखो बेटा, इसको सिंपल फॉर्मूला लिखो आप। मैंने परसेंटेज निकालना सिखाया था आपको, बोलो बेटा, याद है क्या? बताओ मुझे कि मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैसे लिखते हो बच्चों? मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ये फॉर्मूला समझ में आता है? किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो उस कंपाउंड में क्या करते हो? उस एलिमेंट का टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं कहता हूँ एक क्लास में 25 बच्चे और 25 आपके बॉयज है, 25 गर्ल्स हैं, 25 तो परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या करोगे? 25 अपॉन 50 इंटू 100 करोगे ना बच्चों? तो वही बात यहाँ की आएगी। तो देखो बेटा सुनो कि आपको इसने क्या दिया बच्चों? परसेंटेज 22.53। एक ही ऑप्शन है बेटा तो 16, और यहां से इसका अपन मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो बताओ बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट सोल्व करने पर आया होगा 71 ग्राम। आ गया बच्चों? एक बात बताओ, MO का मॉलिक्यूलर वेट 71 आया, तो अब मैं इसको ऐसा कह सकता हूं बच्चों कि एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस एटॉमिक वेट ऑफ O, ये 71 हो गया। तो यहां से आप एटॉमिक वेट ऑफ M कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का आप जानते हो बच्चों, सोल्व कर लोगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, ये 55 आ गया बच्चों। आ गया क्या? अरे इतना समझ में आया? बोलो। अब मुझे बताओ बच्चों, हमारा जो दूसरा ऑक्साइड है उस दूसरे ऑक्साइड में ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है ना? तो उस परसेंटेज देखो, जो सेकंड ऑक्साइड है ना, जो सेकंड ऑक्साइड है, तो देखो बेटा उसमें M और O, तो O की परसेंटेज इसने दे रखी है 30.38। तो बेटा बताओ, अगर इसकी 30.38 है तो M की कितनी होगी? 69.62 हो गया है क्या? बोलो बच्चों। अरे 100 पे इनका ही आ जाएगा। अब बेटा इनके मोल निकालें। 69.62 डिवाइडेड बाय 55, 30.38 डिवाइडेड बाय 16। सोल्व कर लेंगे बेटा। सोल्व करने पे बेटा ये आ रहा है 1.26, ये आ रहा है 1.9। अब बेटा इसको सिंपल रेशियो में कैसे लाएंगे वो समझो आप। देखो, मोल अगर इस तरह से आ जाए तो क्या करना है बेटा कि इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है ना उससे डिवाइड कर दो वापस। इससे डिवाइड करेंगे जो वैल्यू छोटी होती है ना? तो बेटा देखो क्या आ जाएगा, ये तो आएगा 1, ये आ जाएगा 1.5, यानी 1 और ये आ गया 3/2। तो इसको मैं अगर मैं LCM 2 लेता हूं तो ये आ गया क्या बच्चों? 2 और 3 का रेशियो।
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M2O3। अरे बेटा ये समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया, 1.26 1.9 इस तरह की वैल्यू आ जाए तो जो छोटी वैल्यू है ना उससे डिवाइड करो बेटा, आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला समझ आ गया बच्चों।